नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक और आप देख रहे हैं डिबेट। बड़ी बात यह आज कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे उस ब्रेकिंग न्यूज की जो लोगों को इंतजार था। जब उमेश पाल हत्याकांड हुआ उसके 49 दिन बीत जाने के बाद एक बड़ी खबर आई, एक बिग ब्रेकिंग। जी हां, झांसी से जो लोगों को बेसब्री से इंतजार था, अतीक का बेटा असद और साथ ही साथ शूटर गुलाम एनकाउंटर में ढेर किया गया। और इसी बीच यूपी पुलिस की बात करें तो यूपी पुलिस और एसटीएफ के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। और दरअसल एक बहुत इसके पीछे समझिए एक लंबी प्लानिंग थी। जिस पुलिस को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, जिस पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल उठ रहे थे, लेकिन पूर्व नियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम दिया, या यूं कहें कि एक लंबी चौड़ी प्लानिंग को फेल किया गया है। अतीक को, यानी कि बात करें अतीक अहमद को, तो दोबारा जब पार्ट 2 की बात करें कार्रवाई की, तो दूसरी तरफ उम्र कैद की सजा हुई। और जब वापस जेल ले जाया जा रहा था, प्लानिंग समझिए एक बार फिर से कि किस तरीके से कि जब साबरमती ले जाया जाता प्रयागराज से, उस वक्त कहीं ना कहीं टीम पर हमला करने की साजिश थी बेटे असद की अपनी टीम के साथ। और लेकिन इस पूरे प्लान को ध्वस्त कर दिया यूपी एसटीएफ ने और यूपी पुलिस ने और घटना को अंजाम दिया। और खबर निकल करके आई कि किस तरीके से अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम एनकाउंटर में मारा गया। तो एसटीएफ का दावा 50 से ज्यादा राउंड फायरिंग हुई। और इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तमाम सारी चीजों का जिक्र हुआ। सरकार शुरू से ही कहती आ रही है कि जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो 24 फरवरी को बड़ी घटना जो प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हुई, और उसी वक्त यूपी पुलिस ने कई टीमों का गठन किया और आखिरकार एक पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि एक एक को मिट्टी में मिला दूंगा और माफिया जो है, और जीरो टॉलरेंस की जो बात की है, और आज उसकी बानगी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सरकार शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की नीति ऐसे माफियाओं और दुर्दांत अपराधियों के प्रति एक विशेष अभियान छेड़ रखा है, जिसके बहुत ही सार्थक परिणाम आए हैं, जिससे आप सभी अवगत हैं। 24 फरवरी को एक बड़ी घटना प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र में घटित हुई, जिसमें कि एक महत्वपूर्ण गवाह उमेश पाल की हत्या गाड़ी सवार कुछ बदमाशों ने फायरिंग एवं बम फेंक के की थी। इसमें हमारे 2 बहादुर साथी भी, जो कि उस गवाह की सुरक्षा हेतु लगाए गए थे, घायल हुए और बाद में शहीद हुए। उस समय से उत्तर प्रदेश पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया था तथा समय समय पर इसमें कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। इस घटना के संबंध में जो महत्वपूर्ण 5 लोग पहचाने गए थे, उन पे पहले स्थानीय स्तर पे, फिर पुलिस महानिदेशक के स्तर पे 2.5 लाख का इनाम, तथा उसके बाद शासन स्तर पे 5-5 लाख के इनाम घोषित हुए थे। अब तक 4 मिट्टी में मिले, 5वां कौन? तो बड़ा सवाल यही है। तो अरबाज उस्मान असद, और बात करें चौथे की तो गुलाम, और 5वां कौन? और इस बीच लगातार इस तरीके से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात की जा रही थी। इस बार राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है इस एनकाउंटर के बाद। तो दोनों अपराधियों को गोली चलाते सबने देखा, प्रशांत ने कहा, और एनकाउंटर में असद और गुलाम ढेर हुए हैं। और इस बीच उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी ले जाया गया। तो सरकार शुरू से जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात कर रही थी, तो अब तक 4 मिट्टी में मिले हैं।
पांचवा कौन, और असद को जो विरासत में मिली थी जिस तरीके से चीजें, अब वो सब कुछ मिट्टी में मिल गई हैं। अब पांचवा कौन, अब क्यों आखिर सवाल इतने उठ रहे हैं, राजनीति हो रही है, अब इस एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम आए हुए मेहमानों से लेंगे, और आम जनता के बीच में आखिर क्या संदेशा जा रहा है, जो 49 दिन बाद जो आज बिग ब्रेकिंग न्यूज आई है उमेश पाल हत्याकांड के बाद, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए और पुलिस की जांच को लेकर भी सवाल उठे थे। जल्दी से आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ अशोक पांडे जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अशोक जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मनोज जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रदीप जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अशोक पांडे जी आपके पास आ रहा हूं। बख्शा किसी को नहीं जाएगा, माफियाओं कोई माफियागिरी सब निकल जाएगी हेकड़ी एक एक की। क्या माना जाए कि अब जीरो टॉलरेंस की जो बात की जा रही थी उसकी बानगी आज साफ तौर पर देखी गई? देखिए, दोनों चीज सामने दिखाई दी। एक तरफ तो हमारी सरकार ने कहा कि जीरो टॉलरेंस अपराधी को नहीं बख्शेंगे, तो दूसरे तरफ लोगों ने देखा कि बेखौफ होके जिस तरह से उमेश पाल की हत्या, चेहरे पर नकाब भी नहीं लगाया गया ताकि ये लोगों को लगे कि अतीक के बाद अब असद आ गए हैं। उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की सियासत में अपराधी बन के लोगों ने देखा। ये उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती थी और उस चुनौती को हमने स्वीकार किया। आज जिस तरह से उन लोगों की प्लानिंग थी कि वो पुलिस पार्टी पे हमला करके अतीक अहमद को छुड़ाने की, जिस तरह से उन लोगों ने पुलिस पर हमला करने की बात सोची, ये बहुत बड़ी बात थी। हम बधाई देना चाहते हैं एसटीएफ के लोगों को, पुलिस के लोगों को। उन लोगों ने दुर्दांत अपराधी को मार गिराया। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने उसको बढ़ावा दिया, जिनके शासन में पाला फूला, निश्चित तौर पे उनके पेट पे दर्द हो रहा होगा, निश्चित तौर पे वो दुखी हो रहे होंगे। लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है कि योगी जी ने जो किया, कहा वो किया। चलिए, जो कहा वो किया, और प्रदेश की जनता के दिल में क्या चल रहा है। मैं एक बार मनोज यादव जी के पास आऊंगा। मनोज जी, मेरा एक ट्वीट को लेकर भी सवाल है कि आपकी पार्टी की तरफ से ट्वीट हुआ, और आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। मेरा कोई सवाल ही नहीं है आज आपसे। जी, समाजवादी पार्टी किसी अपराधी के पक्ष में ना कभी खड़ी हुई थी, ना है, ना होगी। एक और स्पष्ट बात, बीजेपी जबरदस्ती हमको ये मोहरा बनाने की कोशिश करे कि अतीक अहमद का समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना है। कोई लेना देना नहीं। कभी रहा होगा तो जो बीत गई वो बात गई। अगर ये बात नहीं समझ में आती तो बीजेपी के लोगों को समझा पाना मुश्किल, क्योंकि एक विशेष प्रकार का पदार्थ का के डिबेट भी करते हैं और विचारधारा को भी आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए हमारे पास कोई जवाब नहीं है इनके लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा, अगर ये आरोप लगता है कि हमने अतीक को पाला था, हमने मुख्तार को पाला था, तो मेरा एक आरोप और है। योगी आदित्यनाथ जी भारत समाचार जरूर सुनते हैं, उनसे मेरा यह आरोप है, अनुरोध भी है। हमने ब्रजेश सिंह को भी पाला था, हमने चुलबुल सिंह को भी पाला था, हमने उसके भतीजे विनीत सिंह को भी पाला था। कब इनकाउंटर करोगे? है हिम्मत? अगर है तो उन पे इनकाउंटर और कार्रवाई करके दिखाओ। मुकदमे अतीक अहमद से ज्यादा उन पे हैं। ये बात मैं कोई आवेश में आके नहीं कह रहा हूं मालूम, मैं रास्ता दिखा रहा हूं। क्योंकि यूपी मॉडल जो है योगी का, वो लॉ एंड ऑर्डर सही करने को, प्रक्रिया को सबसे बेहतर जो अगर कुछ आप मान रही तो इनकाउंटर मान रही। मैं डर जाता हूं इस बात से कि कोई मुख्यमंत्री या सरकार के प्रवक्ता टीवी पे बैठ के ये कहते हैं कि जो योगी जी ने कहा था वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अरे मानवाधिकार के लोगों सुन लो, मजिस्ट्रेट जी सुन लो, जब जांच करने जाना तो इस बिंदु का भी ध्यान रखना कि जिस एसटीएफ ने गोली चलाई है वो किस तरीके से चलाई है, योगी आदित्यनाथ के आदेश पे चलाई है या रियल इनकाउंटर हुआ है मुठभेड़ करने। इस बात पे सवाल आलोक जी है। किसी अपराधी को तो रोकना नहीं चाहता है। आपने अपनी बात रख दी। मैं जरा प्रदीप जी के पास आऊंगा। प्रदीप जी, जिस तरीके से अब एनकाउंटर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लगातार तमाम सारी जो राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस बीच इस एनकाउंटर को लेकर के और आज जो घटनाक्रम हुआ, जो जनता के बीच जो संदेशा गया, इस पर आपकी भी जरा सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा।
सरकार ने कहा जीरो टॉलरेंस, कोई बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है, भी बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी भी बख्शा नहीं जाएगा, जेल के अंदर भी मारे जाओगे, जेल के बाहर भी मारे जाओगे, और आप गवाही देने जाओगे तो पूरी तरीके से चुनौती देके आपको गोली मारी जाएगी, बम ऐसे फेंके जाएंगे, धुएं उड़ते रहेंगे, सरकार मौन रहेगी, तब भी मारे जाओगे। जेल के अंदर पहुंचोगे तो जेल के अंदर आपकी हत्या कर दी जाएगी, रिवॉल्वर आज तक नहीं मिलेगी, और लगातार और उसके बाद जब बाहर निकलोगे तो विवेक की गाड़ी भी पलट सकती है और गोली भी। लेकिन कानून अपना काम कब करेगा? कानून उस अधिवक्ता को भी नहीं बचा पाया जो गवाही देके वापस लौट रहा था, कानून इनको भी नहीं बचा पाया जो ये अपराधी थे। निश्चित तौर पर हम पूछना चाहते हैं कि ये गिरफ्तार होकर जेल भी जा सकते थे और वो अधिवक्ता जीवित बच भी सकता था अगर उसे पर्याप्त सुरक्षा मिलती और आपकी एलआईसी मजबूत होती। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, हम ये कहना चाहेंगे, योगी जी साफ और स्पष्ट कह रहे हैं, कोई नहीं बचेगा अगर सरकार के साथ खड़ा नहीं होगा। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि और भी अपराधियों के नाम उत्तर प्रदेश के जहन में लगातार गूंजते रहते हैं, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, उनकी भी चीजें सामने हैं। आज वो कहां पे खड़े और दूसरे अपराधी कहां पे खड़े। निश्चित तौर पर अपराधी के साथ कोई भी सद्भावनापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर अगर ये व्यक्ति कोई आपराधिक घटना कारित कर रहा था तो उसके साथ पुलिस मुठभेड़ अगर हुई है तो होनी चाहिए। जी चलिए, प्रदीप जी ने भी अपनी बात रखी। मैं अशोक जी के पास आऊंगा, सवालों का जवाब लूंगा, लेकिन मैं उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी के पास आऊंगा। रजा रिजवी जी, बिग ब्रेकिंग लगातार देख रहे होंगे, आप भी चल रही, जब से झांसी में एनकाउंटर हुआ और लगातार एक कहीं ना कहीं एक बड़ी योजना को ध्वस्त करने की किस तरीके से साजिश की गई है और एक बड़ा लंबा चौड़ा प्लान था कि कब अतीक अहमद किस तरीके से निकलेगा और किस तरीके से उसकी टीम पर हमला किया जाएगा। ये लंबा चौड़ा प्लान था। इस नजरिए से कोई भी बात नहीं कर रहा है, सवाल सब उठा रहे हैं एनकाउंटर को लेकर के। देखिए आलोक जी, ऐसा है कि ये एक बड़ी घटना थी जी, उमेश पाल की हत्या और दूसरे जो दो कांस्टेबल की जो हत्या, ये बड़ी घटना थी। और बड़ी घटना इसलिए थी कि उमेश पाल जो है वो मुकदमे में मुख्य गवाह था और मुख्य गवाह होने के नाते उसको सुरक्षा मिली हुई थी। तो ये बड़ी बात थी कि जो मुख्य गवाह हो किसी मुकदमे का, उसको सुरक्षा भी मिली हो, तो मुख्य गवाह को भी मार दिया जाए, उसको मिली हुई सुरक्षा को भी मार दिया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो कानून की दृष्टि से, किताब जब गवाही सुरक्षित नहीं है तो जाहिर सी बात है जो और मुकदमे, जितने हर मुकदमे गवाह पर ही डिपेंड होते हैं, गवाह के आधार पर छूटते हैं, गवाह के आधार पर सजा होती है। तो अब जब वही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध को रोकने में लगे हुए थे, उन्होंने लगा कि भाई मुख्य गवाह को मार दिया गया, दो कांस्टेबल मार दिया, तो उन्होंने विधानसभा में बहुत मजबूती से कहा कि साहब इन अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और आप देखिए कि जो असद का इनकाउंटर हुआ है, बापत पूत परापत बेटा कुछ नहीं तो थोड़े थोड़ा, तो कहीं ना कहीं ये हेरिडेटरी कैरेक्टर आता है, अंशतः कैरेक्टर आता है और इन्वायरमेंट का भी असर होता है, माहौल का भी असर होता है कि अगर बाप जो है अपराध की तरफ बढ़ रहा है, अपराध में लिप्त है, तो बेटा भी कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति की तरफ बढ़ता है। तो अब आप समझिए ये एक बड़ा मामला था आलोक, ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये पूरे प्रदेश को हिलाने वाला मामला है। अब बात आती है एनकाउंटर की। एनकाउंटर तब होता है जब अपराधी को अरेस्ट करने की कोशिश होती है, अपराधी को पकड़ने की कोशिश होती है और उसके बाद इधर से उधर से गोली चलती है, इधर भी चोट उधर भी चोट, और उसके बाद अपराधी जो है भागने की कोशिश करती है, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर उसमें इनकाउंटर होता है। कोई जानबूझ के पुलिस इनकाउंटर नहीं करती, ले गया और करते मार दिया, कहीं ना कहीं ऐसी घटना रहती है, उसके बाद पर पुलिस परेशान। बिल्कुल, चलिए आप ही के सवाल का जवाब मैं देखिए मनोज जी से ले लेता हूं कि जानबूझकर नहीं कोई भी एनकाउंटर किया जाता है, किस तरीके से जब अपने बचाव में भी किया जाता है, जब अपराधी कहीं ना कहीं भागने की कोशिश करता है। तो मजिस्ट्रेट को उनके काम को फ्री कर दिया रजा रिजवी ने, जिन मजिस्ट्रेट को इस इनकाउंटर की जांच करनी थी कि वो बिल्कुल जायज है और ठीक भी है, उनको कहना भी चाहिए, क्योंकि सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति को हमेशा सरकार के पक्ष में ही बात रखनी चाहिए। ये बड़ी घटना है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, लेकिन मैं 4 छोटी घटनाएं बता दे रहा हूं और रजा जी के दिमाग में और दिल में वो छोटी घटनाएं उतर जाएंगी। जब बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री का बेटा उत्तर प्रदेश के किसानों को थार और फॉर्च्यूनर से चढ़ा के मार देता है, वो छोटी घटना है, वो बड़ी घटना नहीं उसको कहा जाएगा। जब
बलिया में एक छात्र नेता समाजवादी पार्टी का परीक्षा देके निकल रहा था, उसका कोई दोस्त नहीं था। अब बीजेपी की जाति के, मुख्यमंत्री की जाति के लोग उसको स्कूल के बाहर पीट पीट के मार देते। ये छोटी सी घटना है, ज्यादा बड़ी घटना नहीं है। ये शाहजहांपुर में एक मैनेजर, श्रीवास्तव मैनेजर, अगर कुछ हेरा फेरी हो गई थी तो इसी सरकार के मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनके गुर्गे गुंडे उसको पोल में बांध के कैसे पीट पीट के मार देते हैं। छोटी सी घटना है। और हमारी बहन हाथरस की वो घटना जिससे गैंग रेप हुआ, और ये अभी एडीजे लॉ एंड ऑर्डर बैठे थे ना आपके, वो गाल पे मोछो रखने वाले, इन्होंने कहा था उसका तो रेप ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो उनके घर की बच्ची नहीं थी। अगर उनके घर की बच्ची होती तो यही एडीजे प्रशांत कुमार कहते रेप हुआ, गैंग रेप हुआ। लेकिन रेप बात को उन्होंने कहा रेप नहीं हुआ, सीबी ने कहा एक लोगों ने रेप किया, और पुलिस ने पूरी तरीके से गैंगवारों को छुड़वा दिया। ये सब छोटी घटनाएं हैं। यही नया उत्तर प्रदेश है, यही नए उत्तर प्रदेश की परिकल्पना आप दिखा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, समय जब बदलेगा तो यही छोटी घटनाएं बड़ी नजर आने लगेंगी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रही। मैं अब अशोक पांडे जी इसी सवाल के जवाब जरा आपसे चाहूंगा कि जब जनता किस तरीके से आज समर्थन कर रही है, झांसी में लोग किस तरीके से कह रहे हैं यही होना चाहिए, इंतजार था, किसी ने उमेश पाल का जो परिवार है वो पत्नी खुश है, उन्होंने कहा अपने पिता समान मुख्यमंत्री को किस तरीके से वो धन्यवाद कहती हैं, लेकिन विपक्ष किस तरीके से आपने सुना, उसने तमाम सारे सवाल के बदले सवाल कर रहा है। इस पर जरा आपकी टिप्पणी चाहूंगा, जरा बड़ी बेबाकी से। मैं जी देखिए, अभी मैंने देखा सपा के प्रवक्ता दशरथ विलाप कर रहे थे क्योंकि इन्हें कष्ट है कि राम जी का दशरथ सुनेंगे। अब एक एक करके आज मैं चला बोले। हाँ ठीक है, आप अपनी बात रखिए अशोक जी, मैं पूरा आपको मौका दे रहा हूँ। हे मानवाधिकार के लोगों, वे चिल्ला रहे थे देख लो पुलिस के ऊपर अपराधी गुंडागर्दी, बम चलाए, पिस्तौल चलाए, लेकिन तुम अपने ऊपर गोली खा लेना, कुछ मत बोलना, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लोग दुखी होते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधी को छुड़ाने के लिए प्लानिंग रची जा रही हो तो है पुलिस के लोगों मत बोलना, असद की गोली खा लेना, ये सपा के शासन में हो सकता है। गलत बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश के हमने बिल्कुल नहीं कहा, शासन में आलोक जी हमने ये बिल्कुल नहीं कहा। तो ये हमारी पार्टी को हम बदनाम करने की बात की जा रही है। हमने बिल्कुल ये बात नहीं कही। उन लोगों ने, अरे हमने नहीं कहा भाई, उमेश पाल की हत्या क्या हमने, आप एक नया वर्ड क्या बना रहे हैं भाई डिबेट में? ये कौन सा नरेशन बना रहे हैं? हमने क्या कहा? आप 10 मारो, मैंने तो और नाम लिए हैं, उनको मारो, कब करोगे एनकाउंटर? अशोक जी, आपकी और आपके मुख्यमंत्री जी की इतनी हिम्मत नहीं कि ब्रजेश सिंह के परिवार पे गोली चला सकें। उनकी इतनी हिम्मत नहीं कि हेमंत यादव जो छात्र नेता था उसके हत्यारों को पकड़ कर एनकाउंटर कर सकें। पिद्दी पिद्दी का शोरबा है भाजपा, पिद्दी और पिद्दी का शोरबा है भाजपा। उनकी हैसियत नहीं कि अपराधियों से लड़ सके, वो तो विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उससे एक नैरेटिव बनता है, बीजेपी को फायदा होता है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। आपकी इतनी हैसियत नहीं कि आप अपराधी से लड़ सको। और रही बात योगी आदित्यनाथ के बारे में, वो सीन मुझे नहीं भूला है, थोड़े से मुकदमे लग गए थे, सदन में जाके भो भो रो रहे थे, भो भो चिल्ला रहे थे। तो आप न्याय क्या होता है आपको नहीं मालूम है। उस सदन में जिस तरीके से सोमनाथ चटर्जी के सामने अपने आंसू बहा रहे थे, वो बात किसी से छिपी नहीं है। आप कर लो अत्याचार, अरे बोलो हेमंत यादव के हत्यारों पे इनकाउंटर कब होगा? बोलो ना। अरे आप अतीक को मारो, अतीक के परिवार को मारो, अतीक के रिश्तेदार को मारो, जो अपराधी हो मारा जाएगा, लेकिन दूसरा अपराधी बचाया जाएगा। ये नैरेटिव नहीं चलेगा, ये नैरेटिव नहीं चलेगा। आप अपराधियों को मारो, आप सजा दो। चलिए चर्चा इस पर होनी चाहिए, मतलब है कि जो माफिया है उनका खात्मा होना चाहिए, और 5वां अगला नंबर किसका है। चर्चा इस पर नहीं कि किसकी सरकार में कौन किसने पनाह दी है, मुद्दा ये होना चाहिए। रजा रिजवी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए कैसे यहां पर एक कंपटीशन चल रहा है किस तरीके से, और नाम भी गिनाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो माफिया राज जो है वो खात्मे को लेकर के बल्कि सहयोग करना चाहिए कि हाँ किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, माफिया राज के खात्मे की ओर चीजें बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी और पार्टियां विपक्ष में हैं, और विपक्ष होने के नाते उनकी जिम्मेदारी होती है। अखिलेश जी का, मायावती जी का ऑलरेडी ट्वीट आया हुआ है, और ट्वीट पे प्रतिपक्ष के नेता हैं अखिलेश जी,
विपक्ष के नेता हैं प्रदेश के, और विपक्ष की एक बड़ी पार्टी है, उसके विपक्ष के नेता हैं, तो विपक्ष जो है जब भी सरकार कोई काम करेगी तो विपक्ष उसका नहीं कहेगा वाह वाह बहुत अच्छा काम किया भाई, बहुत बेहतरीन जो है भाजपा सरकार काम कर रही है। विपक्ष तो कभी नहीं कहेगी अच्छा काम किया है, उसको जाहिर सी बात है उसको अपना बाल और खाल उसमें निकालना चाहिए, उसको बताना चाहिए आम जनता को, क्योंकि विपक्ष होता है वो सत्ता में आना चाहता है, तो इसलिए जो सरकार होती है सरकार के कार्य को वो विरोध के स्वरूप में उसको देखना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी ट्वीट करके कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए। अब यही मायावती का भी जो ट्वीट आया कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये जो विपक्ष है, विपक्ष की मांग करेगा कि जांच होनी चाहिए, लेकिन अपराध जो हो रहा है वो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो हीनियस क्राइम के अपराध होते हैं, वो क्षम नहीं होते हैं। 45 दिन 46 दिन का टाइम था। अपराधी अगर FIR है तो उसको एक ये भी मौका मिलता है कि भाई किसी भी कोर्ट में जाकर के वो सिलेंडर कर दे, कि जो है संरक्षण में चला जाए अदालत की, साहब हमारे ऊपर FIR हुई है और साहब ये या तो अरेस्ट स्टे लेके जाके कि साहब ये FIR गलत हुई है, FIR क्वेश कीजिए, हम इस अपराध में प्रवृत्ति में इसमें लिप्त नहीं थे हम, तो कोर्ट समझेगा तो उसको क्वेश करेगा, अरेस्ट स्टे देगा, और या जो उसका नाम आया है वो जाकर के कोर्ट में सिलेंडर करे कि साहब मैं आ गया हूँ, मेरा FIR में नाम आ गया है, कोर्ट में सिलेंडर करता हूँ। आप इतने दिन सिलेंडर नहीं करेंगे, ये क्या शो करता है भाई? ये इस न्यायिक प्रक्रिया को मुझे लगता है प्रदीप जी बहुत अच्छे से समझेंगे और हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। प्रदीप जी जरा इसी न्यायिक प्रक्रिया के बारे में जरा बताइए कि अभी बहुत समय था, 45 दिन का समय, 49 दिन का समय। देखिए न्यायिक प्रक्रिया पे तो बात हो जाएगी, साफ और स्पष्ट है कि अतीक को संरक्षण किसका प्राप्त था। अतीक को सरकार का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त था। एक तरफ आप पूरे कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा कार्रवाई मुख्तार अंसारी के खिलाफ हुई है, अतीक के खिलाफ नहीं हुई है। और इस अधिवक्ता की हत्या के बाद भी जब यहाँ पर दूसरे के मुकदमे में ट्रायल पर सेंटेंस सुनाने के लिए अतीक यहाँ पर आते हैं, फिर भी सरकार मौका देती है। क्या उस दिन सरकार या पुलिस या प्रशासन प्रोसिक्यूशन उसकी रिमांड नहीं ले सकता था? नहीं लिया। दोबारा फिर अतीक गुजरात जाते हैं, वहां से अब रिमांड पर यहां लाया जाता है। ये बात स्पष्ट है क्योंकि अधिवक्ता की हत्या हुई, वातावरण पूरे प्रदेश में खराब हो रहा था, तो इस वातावरण को ठीक करने की व्यवस्था में ये घटनाएं हो रही हैं। इसको ठीक करने में स्थिति क्या, कानून अपना काम नहीं कर रहा। एक तरफ अधिवक्ता की हत्या सरेआम कानून के आंख में धूल झोंकते हुए हो रही है और दूसरी तरफ फिर गोली चल रही है। यही तो मैं कह रहा हूं, जेल के अंदर भी हत्या हो रही है, जेल के बाहर भी हत्या हो रही है, अधिवक्ता की हत्या हो रही है, सामान्य आदमी की हत्या हो रही है और कभी कहीं गाड़ी पलट रही है। और यही नहीं, जिन अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है वो आज भी फल फूल रहे हैं। सवाल इस बात का योगी जी और सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। तो यही तो सरकार अब जवाब दे रही है ना, जैसा कि विपक्ष ने भी उठाया कि जो संरक्षण जिनको प्राप्त था उन्हीं पर तो अब तो खुली कार्रवाई हो रही ना, ये तो पारदर्शिता के साथ चीजें हो रही। अशोक जी, लगातार जिस तरीके से अब ये परिवारवाद को लेकर के आरोप लगा, तमाम सारी चीजों का सवाल आए, लेकिन बड़ी बात यह है कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर के इतने सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आए, पुलिस ने पूरी तरीके से कार्य नियोजित ढंग से घटना को अंजाम दिया। इस पर जरा मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, लगातार इसको लेकर के अब क्या संदेशा देना चाहते हैं, आगे अगला कौन? देखिए, पहली बात हम जीरो टॉलरेंस की नीति है जी। जिस तरह से आपने देखा होगा अतीक अहमद का बेटा मुंह बिना ढके जिस तरह से वकील की हत्या कर रहा था, वह यह संदेश देना चाहता है कि अतीक अहमद के बाद राजा हम। क्योंकि वह यह भूल गया था कि अखिलेश जी की सरकार नहीं है, ये योगी जी की सरकार है और उसने जो किया उसका उसे दंड मिला। मेरा ये मानना है पुलिस जो प्रशांत कुमार की बात सही माने, इन लोगों की बात सही माने। पुलिस अधिकारी का कहना है वो उस टीम पे हमला करके अपराधियों को छोड़ाने की प्लानिंग थी, पुलिस ने नाकामयाब कर दिया और पुलिस ने गोली चलाई। ये इनकाउंटर है क्या? पुलिस गोली न चलाती तब माना जाता कि सच्चा इनकाउंटर है। पुलिस के लोग मारे जाते, उस पर ये लोग बहुत प्रसन्न होते। मेरा ये मानना है कि जो भी इनकाउंटर हुआ है वो सच्चा इनकाउंटर है। जांच की बात ये लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम प्रशांत भूषण जो कहेंगे वह बात सही मानी जाएगी, न कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात। जी जी, जवाब दे दूं। चलिए ठीक है, चलिए अब मैं मनोज जी से चाहूंगा कि जिस एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठे, आपको ऐसी कौन सी चीज लग रही जो आप सबूत मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने कहा पूरी पारदर्शिता के साथ तरीके से अपने तथ्य भी बताए।
विकास दुबे कई सारी एसटीएफ की गाड़ियों के बीच में था, गाड़ी में था, हथकड़ी में था जी, और गाड़ी पलटी और वो भाग गया, पुलिस पे फायरिंग करने लगा, उनकी एफआईआर, उनकी AK-47 लेके। तो इस सरकार से हम किस जवाब की उम्मीद करें आलोक जी? मतलब जब एसटीएफ की दर्जनों पुलिस के बीच में अगर एक व्यक्ति गोली मार देता, हाँ, उसके कट्टा उसने लगा रखा था ना, एसटीएफ ने उसको कट्टा दिया था कि लो तुम कट्टा ले लो। देखो सुनो ए भैया, हम बॉर्नवीटा वाला दूध नहीं पीते हैं, हम भी जमीन के आदमी। वो शहर वालों को बताना जो बॉर्नवीटा पी के बड़े होते हैं, हमें सब मालूम है। देखो सुनो, मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि आप अगर सब कुछ बेहतर कर रहे हो तो मैं अनुरोध कर रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। आप हम पे आरोप लगा रहे हो, हमने अतीक मुख्तार को पाला, आई एक्सेप्ट, हमने पाला। अब आपसे हम कह रहे हैं, हमने ब्रजेश सिंह को पाला है, हमने चुलबुल सिंह को पाला है, हमने दिलीप सिंह को पाला है। कब मारोगे, कब मारोगे? रही चुलबुल सिंह जी अब दुनिया में नहीं है, नहीं है। ब्रजेश सिंह हमारी पार्टी में नहीं है। अच्छा, पार्टी में नहीं है तो आप उनको नहीं मारोगे? ब्रजेश सिंह हमारी पार्टी में नहीं है। तो अतीक जी थे क्या पार्टी में आपकी? कोई भी उमेश पाल जैसे लोगों की हत्या करेगा तो 108 मुकदमे हैं। अच्छा चलो उस पे ना करना, वो रिश्तेदार है। ए भैया रुक जाओ, वो सुन लो भैया, सुन लो पांडे जी बनारस वाले पांडे जी, सुन लो आप वो नहीं, उन पे न करो, वो वीआईपी वाइस श्रेणी की सुरक्षा दी है। कल जो हेमंत यादव को पीट के मारा है, उनका इनकाउंटर कर दो। ये जो हमारे श्रीवास्तव शाहजहांपुर के उस श्रीवास्तव मैनेजर को जिसको पीट के मारा है, उन्होंने भी चेहरे पर कुछ नकाब नहीं लगाया था, उनका इनकाउंटर कर दो। कब करोगे? जनता जानना चाह रही है, कब करोगे इनकाउंटर? हाँ, फायदा नहीं होगा, वोट नहीं बढ़ेगा क्या? अच्छा, वोट का नुकसान हो जाएगा। ना तब मत मारो, ना बिल्कुल नहीं, तब मत मारना। अगर वोट का नुकसान हो रहा होगा तब मत मारना, जहां वोट बढ़ रहा होगा। बात यहाँ पर फिर मैं कहूंगा, यहाँ पर वोट बैंक की या राजनीतिक दलों की नहीं मैं कर रहा हूँ। आज मैं सवाल इस बात को लेकर के कर रहा हूँ, जो माफिया राज को लेकर के बात कर रहे हैं, माफिया राज के खात्मे को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर, उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है? उस पर बड़ी बात है, उस पर चर्चा। जी आपने क्या, वो भी विषय है, उससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूं माफिया राज को लेकर के, आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। किस तरीके से एक लंबी चौड़ी प्लानिंग थी, जिंदाबाद करो, कोई नहीं कर रहे, जिंदाबाद करो भैया, नहीं कर रहा है कि जिंदाबाद करो। अतीक को छुड़ाने के लिए किस तरीके से एक लंबी चौड़ी प्लानिंग थी, जिसको ध्वस्त किया गया यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ ने किया, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जी प्रदीप जी, जरा मैं इस पर भी आपकी भी एक टिप्पणी चाहूंगा। ठीक है जी, ठीक है। निश्चित तौर पर अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, बिकरू कांड की बात करते हैं। बिकरू कांड की स्थिति ये थी, वो यही विकास दुबे था जो पूरी तरीके से उसका आतंक पूरे कानपुर और बिकरू अगल-बगल क्षेत्र में था और लगातार सरकार का संरक्षण प्राप्त था। और जहां तक कि जब पुलिस जाती है, पुलिस की आधी पुलिस आपकी सरकार में बैठे हुए लोग विकास दुबे के साथ खड़े नजर आए थे। और उसके बाद जब गोली चल जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं, तब सरकार की समझ में आता है कि या तो फजीहत हो रही है, गड़बड़ हो गया। जब स्थितियां बदलती नजर आती हैं तो आप तब क्या होता है, फिर कानून आप पहला काम करता है, फिर गाड़ी पलट जाती है, जो पकड़ गया वहां से गिरफ्तार करके लाया जाता है, उसकी गाड़ी पलट जाती है। यहां पर भी वही स्थिति है कि ये वही अतीक है जिसके गुर्गों ने इलाहाबाद में सरकार को चुनौती देते हुए एक मुख्य गवाह को, जो अधिवक्ता भी थे, उनकी हत्या कर दी जाती है, दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी जाती है। और उनके सरकारी सुरक्षा प्राप्ति, क्या सरकार को यह नहीं मालूम था कि ये आपराधिक हमला हो सकता है? उनकी सुरक्षा नहीं हो पाती है। और जब वातावरण खराब होता है और इसके बाद भी सरकार उनको संरक्षित करती नजर आती है। एक अपराध में सेंटेंस लिखा जाने तक यहाँ उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद आता है और यहाँ से चला जाता है, पुलिस रिमांड पे नहीं लेती है। जब फजीहत पूरे प्रदेश में हो जाती है तो फिर कानून अपना काम करने निकलता है और ये कहता है कि अब की जब अतीक अहमद आ रहा तो ये दो लड़के निकल के आए थे और ये पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए इनको छुड़ा ले जाते हैं और उनका एनकाउंटर हो जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि जब जेल के अंदर हत्या होती है, रिवॉल्वर आज तक नहीं मिलती है, किसानों की हत्या होती है, अपराधी छूट जाते हैं और यहाँ तक कि अब इस घटना में भी
जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है, इस सब सवालों के घेरे में है, सवाल तो उठेंगे। चलिए, सवाल तो उठेंगे ही। और अशोक पांडे जी, विपक्ष भी है अपनी बात, लोकतंत्र में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। किस तरीके से जब हम स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा की बात करते हैं, कैसे जवाब देंगे? फिलहाल जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर को लेकर के सवाल, प्रदीप जी भी हैं, प्रदीप जी भी सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने भी कुछ तकनीकी बिंदुओं पर सवाल पूछे हैं। अगर मेरी स्वस्थ डिबेट है तो मैं चाहूंगा इस पर कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब आप जल्दी से दीजिए, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास आऊंगा। हाँ, सुनेंगे। पहली बात तो यह है कि महान गांधीवादी विचारक विकास दुबे जी समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी और उन्होंने महान गांधीवादी तरीके से अच्छा नहीं लगता है पुलिस वालों को आप शब्दों का चयन सही से आप इस तरीके से शब्दों का नहीं। जी जी ठीक है, मैं पूछूंगा अभी बात होगी, फिर मैं आपसे काउंटर बाइट ले लूंगा ना जी। हाँ, तब पुलिस ने इनकाउंटर किया तो परशुराम की मूर्ति लगाने लगे, क्योंकि महान गांधीवादी विचारक विकास दुबे थे। अभी प्रशांत कुमार कुछ दूसरा कह रहे हैं, एक कुछ दूसरा कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता पुलिस की बात सही मानेगी? क्या आप लोगों की बात सही मानेगी? ये उत्तर प्रदेश में अपराधी पुलिस पे गोली चलाए तो क्या पुलिस वाले हाथ पे हाथ धरे रह जाए? अगर वो प्लानिंग रचे कि हम अपराधी को हमला करके छोड़ा ले जाए तो पुलिस वाले चुप रहे क्या? कि कहीं सपा वाले क्या कहेंगे, कांग्रेस वाले क्या कहेंगे? मेरा ये मानना है जी। चलिए, सपा वाले क्या कहेंगे, बसपा वाले क्या कहेंगे, कांग्रेस वाले क्या कहेंगे, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। रजा रिजवी साहब, मुद्दा ये होना चाहिए कि किस तरीके से जो अपराध को लेकर के, अपराधियों को लेकर के जो जीरो टॉलरेंस की बात की जा रही है। मेरा इसी पर एक सवाल है, अगर मैं कल के बयान को लेकर के बात करूं, अतीक अहमद ने कहा था कि मेरा परिवार तो मिट्टी में मिल ही गया और अब तो मुझे सिर्फ रगड़ा जा रहा है। एक शब्द होता है पूर्वाभास, तो लग रहा था क्योंकि ये पूर्वाभास पहले से ही हो गया था, कल से ही। रगड़ा क्या जा रहा है भाई? मैं कह रहा हूँ एफआईआर दर्ज हुई तो एफआईआर दर्ज हुई, किसी कोर्ट में सरेंडर हो जाते। अरे भाई, इसमें और भी अभी तो कथित अभियुक्त हैं जी, इसमें अभी और भी कथित अभियुक्त हैं, वो क्यों नहीं सरेंडर हो जाते हैं? काहे किसी का इंतजार कर रहे हैं? काहे किसी का इंतजार कर रहे हैं भाई? वो सिलेंडर हो जाए, किसी कोर्ट में सरेंडर हो जाए, मुकदमे का ट्रायल करें, गुरदोष के आधार पर मुकदमा जो है एविडेंस, प्रॉपर एविडेंस गुजरेगा। अगर एविडेंस गुजरेगा तो उसमें सजा होगी, एविडेंस नहीं गुजरेगा तो सजा नहीं होगी। ये किस चीज का इंतजार है? क्यों भागे भागे घूम रहे हैं इतने दिनों से? लगभग जो है 45, 46, 48, 49 दिन हो गया भागे भागे। इसमें अभी और भी मुल्जिम है, ऐसा तो है नहीं एफआईआर में, उमेश पाल वाले में। तो वो सब भाई जो अगर मुल्जिम है, नामजद है एफआईआर में, तो क्यों नहीं सरेंडर करते हैं? क्यों नहीं जाते हैं जो है अरेस्ट लेने के लिए कि सब एफआईआर रिक्वेस्ट करें, खत्म कीजिए? ये कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं। अगर कानून के मानने वाले होते तो अपराध करते ही नहीं। जो कानून का मानने वाला होता है वो अपराध नहीं करता, वो डरता है कानून से। बिल्कुल सही। अगर ये सिलेंडर हो जाए तो किसकी मजाल है कि कौन इनको क्या करता है? अदालत अपना गुरदोष के आधार पर छोड़ेगी, क्या सजा देगी उनको? तो जो और आलोकी जो और है उनको सिलेंडर होना चाहिए। जी बिल्कुल मनोज जी, जो भी हो रहा है वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रहा है, सीधी सी बात है, संदेशा ये जा रहा है। आलोक जी, अगर कानूनी प्रक्रिया से हो रहा है तो बीजेपी ढोल बजा ही रही है, उसमें कौन सी बात? बीजेपी आम लोगों से जोड़ करके क्यों नहीं आप बात करते? पूरा फोकस बीजेपी का क्यों रहता है? हम आम एक लेमैन के तौर पर मेरा ये सवाल है जी। मैं भारत उत्तर प्रदेश में ही तो रहता हूँ जी जी, समाजवादी पार्टी भी है भैया, हम कोई दूसरे देश के तो है नहीं नागरिक, इसी देश के तो हैं। अगर हमारी पार्टी का एक छात्र नेता मारा जाता है और पीट पीट के भाजपा के गुंडे मारते हैं तो हम सवाल ना उठाएं? हम ये मतलब क्या हम कहें 37% लोग इस बात से दुखी नहीं है कि समाजवादी पार्टी का? अच्छा, वो गुंडे नहीं थे भाजपा के? ओहो, आपके यहाँ तो सब आपके यहाँ तो सब पवित्र आत्माएं हैं। बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक, धन्यवाद आपका, आपने कहा। लेकिन अगर ये आरोप अपराधी मार रहे हैं, भाई प्लीज हमको बोल लेने दीजिए, हम आपसे बहस नहीं करना चाहते हैं। आप बिल्कुल सत्य बोलते हैं, हम लोग झूठ बोलते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी ने लखीमपुर केस के बारे में कहा, जो जघन्य अपराध हमारे साथ कांग्रेस के साथी हैं वो वकील हैं, और वो कितना बड़ा अपराध है इस बारे में सबको पता है, कानूनी प्रक्रिया भी इस पे डिस्कस की जाती है, रजा रिजवी भी कर सकते हैं। जब सिविली गाड़ी 2 गाड़ियां दी जाए किसानों को, उसके व्यक्ति को बचाया जाए, पहले अलग रखा जाए, इसके बाद बात को उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, ना बुलडोजर,
ना एनकाउंटर, और बात को प्यार से उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी जमानत में सहयोग करके उसको छुड़ा दे, तो हम क्या करें? मुंह पे टेप लगा ले, आपकी शरण में आ जाएं, आपकी जय जयकार करें? क्या करें? आप अपराधी मार रहे हो, आप अपराध खत्म कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, लेकिन किस तरह से साथ हों कि इस वाले को मारेंगे तो ठीक, इस वाले को हम नहीं मारेंगे, तो फिर तो सवाल उठेंगे। और सवाल चलिए, जो इस वाले और उस वाले को लेकर के बात करिए, अशोक जी जरा आप क्लियर कर दीजिए अब अपनी बात, ताकि विपक्ष को, समूचे विपक्ष को जवाब मिल सके और मेरी आज की डिबेट भी बड़ी सार्थक हो सके। जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके का क्लासिफाई कर रखा है क्या? जल्दी से इस कट टू कट सवाल का कट टू कट जवाब। जी देखिए, मेरा पार्टी का, सरकार का ये मानना है कि अपराध में जो लोग भी संलग्न पाए जाएंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। और मेरा मानना है हम जबरन इनकाउंटर तो कर नहीं रहे हैं। हाँ, पुलिस पार्टी पर अगर कोई हमला करने की प्लानिंग रचेगा, पुलिस के ऊपर हमला करेगा, तो पुलिस उसका मुंहतोड़ जवाब देगी, यही इनकाउंटर है। अब हम इसको कैसे जस्टिफाई करें कि पुलिस प्रशासन सही कह रहा है, डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर सही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं, ये लोग उसे झूठ मान रहे हैं, तो हम क्या पाकिस्तान के राष्ट्रपति से प्रमाण लाएं? रजा रिजवी जी, अब देखिए साफ तौर पर अशोक जी ने भी कहा कि जब पुलिस टीम पर हमला होगा, क्या हुआ है, तो एनकाउंटर तो होना ही था। अपने बचाव को लेकर भी अब भाई कुछ तो करेंगे, अगर एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, फिर उस पर सवाल उठाना कितना लाजमी है? देखिए, ये सही है कि एनकाउंटर, पुलिस जानबूझ के कोई एनकाउंटर नहीं करती कि जाके बिल्कुल मार दे। अब इतने दिन से ये लोग गायब थे, अगर ये लोग हाजिर हो जाते तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर पुलिस पार्टी पर, पुलिस को पता चलेगा कि साहब फलाना फलाना जो है कि ऐसे उनके मुखबिर बताएंगे, उनके सूत्र बताएंगे कि साहब इस एरिया में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो क्रिमिनल है, जिसने अपराध किया है, उसके दिल में तो चोर रहता है कि साहब हमने फलाना को मारा है, फलाना ने चोरी की है, फलाना ने डकैती की है। तो वो तो जाहिर सी बात है जब पुलिस को देखेगा तो या तो भागेगा और या पुलिस पर वो हमला करेगा। और पुलिस भी उसको देख के, अरे साहब ये तो मिल गया, साहब फलाना जो है बाजार में नामजद है, चलो इसको अरेस्ट करें। तो फिर कहीं ना कहीं से जब आपस में जब इधर उधर से जो वो होता है, अटैक होता है, उस अटैक के अंदर ही इनकाउंटर होता है। कहीं इनकाउंटर कोई सोची समझी रणनीति नहीं होती कि जाके पत्थर मार दिया जाता है। तो बिल्कुल एक जिस तरीके से, मैं प्रदीप जी अब जरा इस सवाल का जवाब मैं आपके पास आऊंगा और थोड़ा सा कुछ ऐसा आप मुझे तकनीकी चीज बताइए ताकि एक लोगों में भी एक संदेशा जाए, जो भी कुछ हुआ है ये न्यायोचित नहीं है, ये सवाल क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, हाँ, कोई भी अपराधी अगर उसने हत्या करते हुए उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी मौत और जिंदगी के प्रति किसी की कोई, समाज के किसी भी नागरिक की कोई सद्भावना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भी स्पष्ट मत है कि उसकी मौत हमारी कोई सद्भावना उसके साथ नहीं है। आप देखिए, स्पष्ट देखिए, लेकिन ये बात कहना कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, बिल्कुल गलत है। हम बार बार कह रहे हैं, अतीक अहमद सरकार के संरक्षण में पलता हुआ अपराधी और माफिया था। आज जब समाज में उसे सरकार को लगने लगा कि इससे स्थितियां बदल रही हैं, तो सरकार ने फिर कानून अपने हाथ में लेते हुए गलत तरीके से अपराध का पे नियंत्रण पाने की कोशिश की। मेरा सवाल साफ और स्पष्ट है कि आप बताइए कि जब गुजरात की जेल में अतीक अहमद था तो सरकार का संरक्षण उसे प्राप्त था या नहीं था? और जब नामांकन की प्रक्रिया में कौन लोग उससे मिलने जा रहे थे, किन लोगों ने उसे सजेस्ट किया था, ये भी साथ के हर व्यक्ति को मालूम है। बात साफ और स्पष्ट है कि एक मुख्य गवाह जो अधिवक्ता भी थे, उन पर कितने दुर्दांत तरीके से, बेखौफ तरीके से इन अपराधियों ने हमला किया, ये आप सभी ने देखा। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि मुख्य गवाह है, गवाही देकर घर पहुंचते ही पूरी तरीके से बम जैसे उछाले जा रहे, दिवाली मनाई जा रही हो? ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कहीं न कहीं सरकार का संरक्षण था। जब सरकार को यह महसूस होने लगा कि अब स्थितियां बदल रही हैं, माहौल बदल रहा, और तब जब सेंटेंस सुनाने के लिए गुजरात से, यहाँ पर ये भी क्लियर कर दीजिए कौन सी स्थितियां, कौन से हालात बदलने लगे, आप कौन से हालात को लेकर के बात कर रहे हैं? जल्दी से। समाज के अंतिम नागरिक ने यह मान लिया कि अतीक अहमद पे सरकार का संरक्षण है, इसलिए मान लिया कि जब सेंटेंस सुनाने के लिए उत्तर प्रदेश में यह अपराधी आता है, उस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस अपराध के लिए उसे रिमांड पर क्यों नहीं लिया?
ये जब सवाल उठने लगे और सरकार कटघरे में खड़ी हो गई तो सरकार ने अपने 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 चेहरे से नकाब हटाने की कोशिश की और फिर एक गैर कानूनी तरीका अपनाया और ये घटना करी थी। जी, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे, फिर मैं अशोक जी से। अशोक जी, अभी आप सवाल सुनते रहिएगा विपक्ष के, फिर आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। मनोज जी अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ, ये बात स्पष्ट है कि अगर बीजेपी इस तरह की बात प्रयागराज के मुद्दे पे कह रही है तो उस पे एक बात बिल्कुल सामने और स्पष्ट आती जा रही है। अतीक और मुख्तार पे ही कार्रवाई हुई लगातार 5 साल। कोई कैसे अपराधी इतनी बड़ी घटना कर सकता है जब उस पे लगातार सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, उसके एसेट्स को गिराया जा रहा है, उसके परिवार पे शिकंजे कसे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब मुझे स्पष्ट ये लग रहा है कि प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड ये भाजपा सरकार की साजिश है। इसके भी प्रयागराज के मंत्रियों ने, वहां के लोकल लीडरों ने ये पूरा एक षड्यंत्र रच के इन घटनाओं को घटित किया, जिससे कि अब आपने अपनी बात रखी, समय बहुत कम है। अशोक पांडे जी, ये बराबर लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, लगातार चीजें बेहतर की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष सवाल उठा रहा है। क्या माकूल जवाब देना चाहेंगे जल्दी आप विपक्ष को, समूचे विपक्ष को? देखिए, विपक्ष पूरा प्रदेश की जनता देख रही थी कि अतीक अहमद को सांसद बनाने में किसने मदद की। पूरे प्रदेश की जनता देख रही थी कि अतीक बनाने में किसने मदद की। अभी ये कह रहे थे जब उसका साम्राज्य खत्म हो गया तो उमेश पाल की हत्या कौन किया। मुझे लगता है कि असद को ये नहीं पहचान रहे थे, जबकि उसके कुत्ते से अखिलेश यादव हाथ मिलाते फोटो थी। जब उसके कुत्ते को पहचान रहे थे तो उसके बेटे को कैसे नहीं पहचाने। मेरा ये मानना है कि सबको समझाया जा सकता है, समाजवादी पार्टी और विपक्ष को नहीं समझाया जा सकता। जी, कैसे समझाया जा सकता है उसका भी एक तरीका है। मैं रजा रिजवी जी से, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक फाइनल कमेंट में चाहूंगा आज की डिबेट का। सर, बहुत समझाने की बात हुई, लेकिन लगातार माफियाओं को मिलाया जा रहा है मिट्टी में। बड़ी बात यह कि और आम जनता हमें किस तरीके से ट्रोल कर रहा है, लोग किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं कि एक माफिया राज के खात्मे की ओर सरकार लगातार बढ़ रही है। बड़ी बात यह कि इसके पीछे सवाल भी उठ रहे हैं, अभी विपक्ष है सवाल उठा रहा है, लेकिन जेलों में जो नेक्सस चल रहा है इस पर भी कहीं ना कहीं बात करने की जरूरत है। इस पर मंथन बेहद जरूरी है आज की इन परिस्थितियों में, इन हालातों में। बड़ी बेबाकी से मैं इस सवाल का जवाब चाहूंगा आपसे एक फाइनल कमेंट के तौर पर, रजा रिजवी जी। नहीं, बिल्कुल सही है। जो जेल में जिस तरीके से चल रहा है और जेल में जिस तरीके से जो चीज नहीं जानी चाहिए वो भी जेलों में जो पहुंच रहा है। अब आप देखिए, अब्बास का मामला, अब्बास अंसारी का मामला ही सामने है कि साहब उनकी पत्नी वहां जा रही थी, वो मिल रही थी, वो क्या कर रही थी। ये नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को, और सरकार इस पर कर रही है, सरकार को अपना करना चाहिए, सरकार का ये काम है। लेकिन जो अपराध बढ़ रहे थे, जो मतलब खुलेआम एक चैलेंज करके अपराध किया गया हो कि नहीं हम मार देंगे मुगवा को, हम जो है उनके सुरक्षा के जो कांस्टेबल हैं हम उनको कर देंगे, और इलाहाबाद ऐसी, प्रयागराज ऐसी जगह पे कर देंगे कि जो है, और विधानसभा चल रही हो। मतलब आप समझिए, ऐसा नहीं जहां जो है बिल्कुल विधानसभा गर्म हो और वहां हाउस पे जो है सवाल पे सवाल हो रहे हो, और वहां पर जो है ये बात आए तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री को नाराज होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में अपराध रोकेंगे तभी जो है उत्तर प्रदेश में जो है वो बिल्कुल अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पांडे जी, आपका भी, मनोज जी आपका भी, प्रदीप जी आपका भी, रजा रिजवी जी आपका भी। तो झांसी में हुआ एनकाउंटर और इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात करें तो फिर अब सवाल ये उठ रहा है कि अगला नंबर